आइए अब आपको दिखाते हैं लाख टके का स्पेशल प्रेम। जी हां, प्यार और मोहब्बत अपने आप में बड़ी जबरदस्त चीज है। यह आदमी से कुछ भी करवा सकती है। मलेशिया के शाही घराने में फिलहाल लेकिन प्यार मोहब्बत की वजह से कोहराम मचा हुआ है। वजह यह है कि 50 साल के सुल्तान ने पिछले दिनों जिस महिला को अपनी पत्नी बनाया था, मोहब्बत में फंसने के बाद और यूं कहें कि मोहब्बत की वजह से अब वो तलाक देने के लिए बेताब हो चुके हैं। अब दिक्कत यह आ गई है कि जिनसे उन्होंने शादी की थी, अब एक बच्चा भी है, लेकिन सुल्तान तलाक लेना चाहते हैं। पत्नी मानने को तैयार नहीं है। विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब प्रेम जो है वो लड़ाई में तब्दील हो गई है। ये कहानी है एक सुल्तान की। ये दास्तान इश्क है एक शहंशाह की, जिसने प्यार के लिए राजगद्दी छोड़ी, जिसने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए शाही ठाट बाट को ठोकर मारी, जिस महबूबा के लिए शाही ऐशो आराम छोड़ दिए। उसी प्यार में तकरार ऐसी बढ़ी कि बात 3 तलाक तक पहुंच गई। बात यही खत्म हो जाती तो कोई बात ही नहीं थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुल्तान के सिर से प्यार का भूत क्या उतरा, वो अपने बेटे को अपना मानने को तैयार नहीं। ये कहानी है मलेशिया के 50 साल के सुल्तान मोहम्मद पंचम की। अधेड़ उम्र में सुल्तान की 27 साल की मिस रूस उक्साना से आंखें चार हुई तो वो इश्क में ऐसे डूबे कि राजपाट का ध्यान ही नहीं रहा। जुलाई 2008 में मेडिकल लीव के दौरान उन्होंने गुपचुप उक्साना से शादी की। शादी की तस्वीरों में सुल्तान उक्साना के प्यार में खोई नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट इश्क के मुश्किल सफर में मिली जीत की तस्दीक कर रही है। शादी के बाद उक्साना ने इस्लाम अपनाया और अपना नाम रिहाना रख लिया। लेकिन इश्क में फतेह और शादी का दोहरा जश्न अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि मलेशिया में सुल्तान की पत्नी की बोल्ड तस्वीरों ने हलचल मचा दी। सवाल सुल्तान और उनकी गद्दी पर उठने लगे तो सुल्तान ने अपने प्यार के लिए राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया। मुस्लिम बहुल मलेशिया के इतिहास में इकलौते ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ा। दोनों शाही राज घराने की शाही परंपराओं से दूर एक दूसरे में खोए रहे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। जब मामला हद से आगे बढ़ने लगा तो सुल्तान मोहम्मद ने उक्साना को 3 तलाक लेकर अपनी राहें उनसे जुदा कर ली। बताया जाता है कि तलाक के समय ही उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इस्माइल लायन है। लेकिन सुल्तान मोहम्मद पंचम ने बच्चे के पिता को लेकर शक जताया और उसका जैविक पिता होने से इनकार कर सनसनी मचा दी। सुल्तान के मुताबिक बच्चे का पिता कोई और शख्स हो सकता है। उधर मॉस्को से सुल्तान के बेटे के साथ लौटी रूसी ब्यूटी क्वीन रिहाना अब भी सुल्तान के साथ होने का दावा कर रही हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर सुल्तान के साथ फोटो भी पोस्ट कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वारिस पर अपने बेटे की दावेदारी को लेकर ही रिहाना और सुल्तान में ठनी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, मलेशिया के राजघराने में तो दरअसल मोहब्बत के ऊपर एक काली बादल की छाप पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ एक ऐसी मोहब्बतें भी हैं जो कि राजघरानों में लोगों को प्रेरित करती रही कि वो अपनी गद्दी तक छोड़ दें। आइए अब आपको दिखाते हैं थाईलैंड के राजा की कहानी, जिन्होंने अपनी सुरक्षा गार्ड में तैनात एक महिला से अपनी चौथी शादी रची। 60 साल के राजा, 40 साल की महिला, चौथी शादी, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपना राजपद, अपना ओहदा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये तस्वीरें दरअसल थाईलैंड के राजा वजीर लोंगकॉर्न की चौथी शादी की हैं। जब थाईलैंड में नए राजा की ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर थीं, उससे कुछ दिन पहले राजा ने अपनी एक कर्मचारी से शादी कर अपने देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया। रानी का दर्जा हासिल करने से पहले सुथीदा राजा के प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स की डिप्टी हेड की जिम्मेदारी निभा रही थी। जिस वक्त दोनों ने शादी की उस वक्त राजा की उम्र 66 साल जबकि सुथीदा की उम्र सिर्फ 40 साल थी। लेकिन शादी में न उम्र का रोड़ा अटका, न परंपराओं का बंधन आड़े आया। दोनों ने पारंपरिक तरीके से शादी की और इसका थाईलैंड के तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव प्रसारण किया गया। राजा वजीर लोंगकॉर्न पहले 3 शादियां कर चुके हैं, जिससे उनके 7 बच्चे हैं। तीनों पत्नियों से तलाक के बाद उन्होंने सुथीदा तिज्जई से शादी रचाई। 2014 में राजा ने सुथीदा को बॉडीगार्ड यूनिट की डिप्टी कमांडर के तौर पर नियुक्त किया था। सुथीदा फ्लाइट अटेंडेंट भी रह चुकी हैं।
अक्टूबर 2016 में अपने पिता राजा भूमिबोल की मौत के बाद वाजिरा लोंगकोन को थाईलैंड का संवैधानिक सम्राट बनाया गया। दिसंबर 2016 में उन्होंने सुथीदा को रॉयल थाई आर्मी का जनरल बना दिया। बताया जाता है कि इसकी वजह से वाजीर लोंगकोन और सुथीदा के रिश्तों की खबर पहले भी कई बार मीडिया में आई, लेकिन थाईलैंड रॉयल फैमिली ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उनकी ताजपोशी से ठीक पहले जब दोनों की शादी का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दोनों के बीच न सिर्फ उम्र का बड़ा अंतर था, बल्कि सुथीदा राज परिवार की एक अग्नि सी कर्मचारी से रानी बनने वाली थी। टीम न्यूज नेशन। लेकिन कुछ राजघरानों की प्यार की कहानी कुछ अलग सी ही है। आइए जरा अब आपको सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच के प्रेम कहानी और प्रेम प्रसंग की बात बताएं। सऊदी अरब के सबसे बड़े आदमी, यूं कहीं कि अमीर ने जॉर्डन के राजा की बहन से शादी की। मोहब्बत जबरदस्त थी, बच्चे हुए, खुशियां थी, सब कुछ था। लेकिन अब अचानक उनकी पत्नी ने तय किया कि वो अब रह नहीं सकती अपने पति के साथ, और फिर तकरीबन $5 बिलियन लेकर अपने बच्चों के साथ वो भाग गई। जी हां, रानी भाग गई। ये कहानी भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। दुबई, रेगिस्तान के बीच बसा वो शहर जो आधुनिकता में बड़े बड़े शहरों को मात देता है। चमकता दमकता ये शहर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जहां हर वो सुख सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन यहाँ की सोच मध्य युग की है। महिलाओं को नाम मात्र की आजादी है। यहाँ महिलाएं घुट घुट कर जीने को मजबूर होती हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे मुल्क पर राज करने वाले राज परिवार की महिला ही बगावत पर उतर आए? संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार में ऐसा सोचना भी नामुमकिन सा है। लेकिन आजाद ख्याल वाली हया अल हुसैन ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे दकियानुसी सोच वाले शाही परिवार में खलबली मचा दी। दरअसल हया दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी एक साथ निभाने वाले शेख मोहम्मद अल मखदूम की पत्नी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में राजकुमारी हया अपने 2 बच्चों के साथ दुबई से भाग निकली। वो अपने दोनों बच्चों के साथ ब्रिटेन के केंसिंगटन पैलेस के नजदीक किसी हवेली में रह रही हैं, जिसकी कीमत करीब $107 मिलियन है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हया ब्रिटेन में शरण लेने के साथ साथ शेख मोहम्मद से तलाक लेने की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि पत्नी हया के इस तरह लंदन चले जाने से शेख मखदूम बेहद टूट चुके हैं। बीते 10 जून को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को फरेबी और धोखेबाज कहा। अब मेरे साथ रहने का तुम्हें कोई हक नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा, तुम्हारी जानलेवा चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया। 10 अप्रैल 2004 को जॉर्डन के शाही परिवार से जुड़ी राजकुमारी हया ने शेख मोहम्मद के साथ निकाह किया। उस वक्त राजकुमारी की उम्र 30 साल, जबकि शेख मोहम्मद 53 साल के थे। हया शाह की छठी पत्नी थी। बताया जाता है कि शेख मोहम्मद के अलग अलग पत्नियों से कुल 23 बच्चे हैं। दोनों के रिश्तों में दरार उस वक्त आनी शुरू हुई जब शेख मोहम्मद की एक बेटी शेखा लतीफा ने देश से भागने की कोशिश की। इस घटना के बाद राजकुमारी हया को इस संबंध में कई नई बातें पता चली और उनके पति ने उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन घर छोड़कर चली गई। टीम न्यूज नेशन। जय श्री राम एक ऐसा नारा है जो कि यूं कहें कि नारा न बल्कि आमतौर में बोलचाल की भाषा है। हम एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं जय श्री राम, जय सिया राम। लेकिन आज इस पर सियासत इतनी जबरदस्त होने लगी है कि लगता है कि जय श्री राम का नारा या यूं कहें कि जय घोष या उद्घोष भी राजनीति से ही प्रेरित होता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे देश भर में एक अलग सी हवा बह रही है। झारखंड की राजधानी रांची में एक मंत्री कांग्रेस के अल्पसंख्यक विधायक को नारा लगवाते दिखे। अब जरा आप सोचिए कि क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, देखिए ऐसा ऐसा लगा बोला ना भाई, जय श्री राम,
बस हो गया, मेरी बात सुनिए, हो गया काम। श्रद्धा राम का मतलब कि डराने के लिए ना आपको नाम, नहीं डराने के लिए नहीं भाई, डरा नहीं सकते अरे आप। तेरे पूर्वज भी जय श्री राम वाले थे, भुलाओ मत। आप जय श्री राम के, राम का नाम बदनाम मत कीजिए आप लोग। आपके पूर्वज भी जय श्री राम के थे, सबके हैं राम। आपके पूर्वज बाबर नहीं थे। काम चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आपके पूर्वज शहर में नाली चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। मान गए, आपके पूर्वज बाबर नहीं थे, आपके पूर्वज तैमूर लंग नहीं थे। राम किस हाल में है कभी देखने गए आप लोग? अयोध्या में जाइए, किस हाल में राम है देखे आप लोग? गोरी गजरी नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। जाके देखिए अयोध्या में, जय श्री राम, अयोध्या में जाके देखिए किस हाल में राम है। आपके पूर्वज भी जय श्री राम थे, आपके पूर्वज तैमूर लंग नहीं थे, गोरी और गजनी नहीं। जब चुने हुए विधायक एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और जबरन लोगों से जय श्री राम के नारे का उद्घोष लगवाना चाह रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाइए कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। और यही वानगी है कि आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, जी हां, कई जगहों पर यह कोशिश की जा रही है कि हनुमान चालीसा हर दिन सड़कों पर पढ़ा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर ना आए। इसे देखते हुए अब कई शहरों के प्रशासन ने, खास करके अलीगढ़ में प्रशासन ने एक एहतियातन कदम उठाया है कि न तो आप नमाज पढ़ने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करेंगे और न ही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़कों का इस्तेमाल होगा। यूपी और बंगाल के अलग अलग शहरों में सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज और उसकी देखा देखी सड़क पर होने वाले हनुमान चालीसा को लेकर चर्चा तो खूब हुई, लेकिन कार्रवाई यूपी के अलीगढ़ प्रशासन ने की। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां के सासनी गेट चौराहे के काली मंदिर पर कुछ दिनों पहले सड़क पर हनुमान चालीसा और महाआरती का आयोजन किया गया था। सड़क पर जाम लगने के बावजूद लोगों ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ा, लेकिन अब प्रशासन ने ऐसे तमाम धार्मिक आयोजनों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अलीगढ़ में अब बिना डीएम की अनुमति के किसी भी ऐसे धार्मिक आयोजन अब सड़क पर नहीं हो सकेंगे। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि सड़क पर करने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ तक कि शुक्रवार को मुस्लिम भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। अगर कोई धार्मिक गतिविधियाँ सड़क पर करनी है तो उससे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उनको ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी आपको आयोजन करना तो आप मंदिर के अंदर करिए और वहीं पे मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर करिए। दरअसल बजरंग दल समेत कई संगठनों ने मंगलवार और शनिवार को मंदिरों के बाहर हनुमान चालीसा और आरती का आयोजन किया था। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए थे कि अगर एक समुदाय नमाज पढ़ने के लिए सड़क ब्लॉक कर सकता है तो हिंदू सड़क पर महाआरती क्यों नहीं कर सकते। टीम न्यूज़ नेशन। मॉब लिंचिंग या यूं कहें कि भीड़ तंत्र का राज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या बनती दिखाई दे रही है। कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी चोरी करने के नाम पर एक भीड़ एकत्रित होती है और उसके बाद लोगों को पीटना शुरू कर देती है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बिहार से हैं, जहां बच्चा चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को भीड़ ने बहुत जमकर मारा। इन तस्वीरों में आप देखिए भीड़ किस तरीके से महिलाओं के ऊपर हमलावर है, बेकाबू है, कोई सुनने को तैयार नहीं है और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि महिलाएं बच्चा चोर नहीं है। महिलाओं के ऊपर सीधे आरोप लगाकर उन्हें का साफ यहीं पर किया जा रहा है। क्या इन्हें पुलिस को नहीं सौंपा जाना चाहिए था? क्या पुलिस को इसके मामले की तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमारे देश में कानून नहीं है? और अगर नहीं है तो यकीन कीजिए एक दिन आपके साथ भी यही होने वाला है। सड़क पर 20, 25, 50 लोग खड़े होंगे, आपको पकड़कर मारेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस के पास एक ऐसा मामला पहुंचा है जिसमें नकाबपोश लड़कियों के एक गैंग ने एक साइबर कैफे चालक को जबरदस्त तरीके से पीटा है। अभी तक इस बात की पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है कि पिटाई इन लड़कियों ने क्यों किया, लेकिन जो शुरुआती बात सामने निकल कर आ रही है उसमें यह कि साइबर कैफे के इस मालिक ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ लड़कियां वहां पहुंची और सभी लड़कियों ने मिलकर, जिन्होंने नकाब पहन रखा था, उस साइबर कैफे के मालिक की जबरदस्त धुनाई की है। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है। इसमें दिखता है कि पहले कुछ महिलाएं इकट्ठा होती हैं, सबके चेहरे दुपट्टे से ढके हुए हैं। ये महिलाएं पहले सड़क के उस पार एकजुट होती हैं और फिर करीब 1 दर्जन नकाबपोश महिलाएं एक दुकान के अंदर घुस जाती हैं। एक नकाबपोश लड़का बाहर इनकी चौकीदारी कर रहा होता है। करीब 1 मिनट तक महिलाओं का ये गैंग अंदर रहता है और फिर जब ये बाहर आती है
तो इनके साथ होता है वो युवक जो इनसे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। इन महिलाओं से पिटाई का खौफ इतना ज्यादा था कि इस कैफे मालिक ने पुलिस में शिकायत कर दी, लेकिन ये पुलिस को बता नहीं रहा कि मारपीट क्यों हुई थी। और जिस लड़के को सीसीटीवी फुटेज में मारते हुए लड़कियों द्वारा दिखाया गया, उस लड़के को पूछताछ के लिए कोतवाली में बिठाया गया है और इस प्रकरण की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे तदनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पीड़ित से ही पूछताछ कर मामला समझने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी लड़की के चेहरे से पहचान मुश्किल थी। पुलिस को शक है कि साइबर कैफे में छेड़खानी के बाद लड़की ने अपनी सहेलियों के साथ इस युवक की पिटाई की थी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको हैदराबाद की ये तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद इस बात का यकीन हो जाता है कि कुछ लोग वाकई में दरिंदे होते हैं। एक महिला ने अपनी पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला अपने घर वालों के साथ पहुंची थी। महिला ने घर के अंदर उस प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दी, जो कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो जनाब अपनी माशूक के साथ आशिकी फरमा रहे थे, उनके ऊपर धुनाई हो रही थी। ऊपर प्रेमी की धुनाई, नीचे प्रेमिका की धुनाई। अब बताइए इसमें कहां किसको क्या किया जाए, लेकिन इसे दरिंदगी ही तो कहेंगे। भाई आप बातचीत करके मामला सुलटा लीजिए, ये धुलाई का क्या मसला है? आदमी तो आदमी, अब लोग बाघ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पीलीभीत की यह खबर है, जहां लोगों ने बाघ को घेरा और पकड़कर इतना मारा लाठियों से कि बाघ मर ही गया। अब जरा आप सोचिए, हिंदुस्तान में आदमी तो आदमी, जानवर भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के पीलीभीत में बाघिन के आतंक से लोगों को मुक्ति मिली, लेकिन जिस तरह से गांव वालों ने बाघिन को पीट कर मार डाला, उससे इंसानी रवैये पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे गांव के लोग बाघिन पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर गांव में बाघिन के हमले से 10 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद लोग इस बाघिन की तलाश कर रहे थे। जैसे ही गांव वालों को बाघिन का पता चला, भीड़ उस पर टूट पड़ी। घात लगाकर लोगों ने पहले खेतों में बाघिन को घेरा और फिर लोगों का गुस्सा कहर बनकर टूटा। चारों तरफ से घिरने के बाद बाघिन ने एक बार उठने की कोशिश की तो गांव वाले फिर से दहशत में आ गए और भागने लगे, लेकिन बाघिन इतनी बुरी तरह घायल हो चुकी थी कि वो उठ नहीं सकी। घायल बाघिन काफी देर तक यूं ही पड़ी रही, लेकिन वन विभाग की ओर से उसे बचाने की कोशिश नहीं हुई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। बाघिन पर हमले को लेकर गांव के 31 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 12 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है। लेकिन सवाल ये कि पिछले 3 दिनों से गांव वाले इस बाघिन की तलाश कर रहे थे। अगर वन विभाग की टीम इस अभियान में जुटती तो शायद बाघिन की जान बच सकती थी। वन विभाग का रवैया तब है जब 4 दिन पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघ संरक्षण दिवस मनाया था। पीलीभीत से कुमार सौरभ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आज से 20 साल पहले 26 जुलाई 1999 हमने करगिल पर फतेह की घोषणा की थी। पूरे हिंदुस्तान ने गर्व से सर ऊंचा किया था, क्योंकि हमारे शूरवीरों ने घुसपैठिए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। प्रधानमंत्री समेत तमाम विशिष्ट लोगों ने आज हमारे सैनिकों की इस जबरदस्त कारनामे की न सिर्फ बधाई पूरे देश को दी है, बल्कि आज शौर्य दिवस के तौर पर इसे मनाया भी जा रहा है। तस्वीरें करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों की शहादत को नमन करने की हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर जहां श्रीनगर पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो जारी कर वीर सपूतों को नमन किया। तो पीएम ने इस मौके पर ट्वीट भी किया, करगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का हृदय से वंदन करता हूँ। ये दिवस हमें सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। पराक्रमी योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जय हिंद। पीएम मोदी ने एक तस्वीर 1999 की भी पोस्ट की, जब वो करगिल के बाद सैनिकों से मिलने पहुंचे थे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर सपूतों की शहादत को नमन किया। ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ पर द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सेना प्रमुख ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। And let me through you convey a message to our countrymen that you can be rest assured that any task given to the defense services
will always be accomplished, no matter how challenging or how difficult the task is. इतना ही नहीं, करगिल महाविजय दिवस पर वायुसेना चीफ बीएस धनोवा ने भी देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और द्रास में सैनिकों की हौसला अफजाई की। करगिल में भारतीय सेना की महाविजय के मौके पर शहीद जवानों को उनके घर वालों ने भी याद किया। द्रास में वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों के परिवार वालों ने श्रद्धा सुमन चढ़ाए। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी खास तौर से करगिल विजय दिवस मनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहीदों की याद में लोगों ने दौड़ लगाई, जबकि स्थानीय युवाओं के साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी हिस्सा लिया। टीम न्यूज़ नेशन।